हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लॉ एंड इकोनॉमिक्स से। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे मिसेली की चैप्टर नंबर 1 से। हम लोग सीखेंगे टूल्स फॉर लॉ एंड इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स के टूल्स जो हमको लॉ एंड इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट पढ़ने में हेल्प करेंगे, हम वो देखेंगे। हम एफिशिएंसी क्राइटेरिया इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स देखेंगे, हम कोएस थ्योरम देखेंगे एंड गेम थ्योरी का थोड़ा सा प्रिजनर्स डायलेमा देखेंगे। जो आपका स्कोप है ना यूनिट 1 का, जो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स लॉ एंड इकोनॉमिक्स में, सबसे पहले तो कुछ वेलफेयर इकोनॉमिक्स से उठकर आती हैं आपकी थ्योरीज ऑफ एफिशिएंसी एंड कोएस थ्योरम। वो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उसकी एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स की जो एप्लीकेशन है, ये जो इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन है वो आप लॉ में जाकर लगा सकें। फिर हम थोड़ा सा देखेंगे गेम थ्योरी के बारे में। गेम थ्योरी का आपको प्रिजनर्स डायलेमा देख सकते हो और आपको यहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम निकालना आना चाहिए। एंड फिर हम देखेंगे एक बार्गेनिंग थ्योरी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम बार्गेनिंग थ्योरी के बारे में। पर ये जो है ये रिविजनरी एस्पेक्ट्स हैं ऑफ लॉ एंड इकोनॉमिक्स। अगर आपने पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो आपने वेलफेयर इकोनॉमिक्स में ज़रूर एफिशिएंसी की थ्योरम पढ़ी होगी। जो पढ़ी होगी वो आपने परेटो एफिशिएंसी की ज़रूर थ्योरम पढ़ी होगी एंड कोएस थ्योरम भी आपने पढ़ी होगी। हम इसका रिवीजन करेंगे और हम अप्रोच टू लॉ एंड इकोनॉमिक्स देखेंगे। हम देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में ये लॉ क्या है, ये इकोनॉमिक्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे फॉर ऑन टू दिस लॉ। अब पहली चीज़ ना आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो लॉ है ना, लॉ वो हमारे बहुत सारे गोल्स, या जो पर्टिकुलरली जो जज लॉ है ना उसके बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। मतलब कि हम लॉ क्यों एस्टैब्लिश करते हैं, लॉ की ज़रूरत क्यों है। देखो, एक गोल हो सकता है एक हमारे संसार में, हमारे सोसाइटी में, हमारी कंट्री में इकोनॉमिक एफिशिएंसी लाने के लिए एक ही लॉ का ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि एक लॉ आया ताकि इकोनॉमिक एफिशिएंसी आ जाए मार्केट्स के अंदर। फिर एक लॉ का ऑब्जेक्टिव हो सकता है फेयरनेस एस्टैब्लिश करना। यू हैव टू बी आपको समझना होगा कि मे बी ऐसा हो कि एफिशिएंट नहीं है वो लॉ, एफिशिएंट नहीं है वो लॉ। इकोनॉमिक्स का अगर हम की थ्योरी को अगर हम अप्लाई करें तो वो लॉ आपका एफिशिएंट नहीं निकल रहा, पर वो फेयर लॉ है, तो ये भी गोल हो सकता है। लॉ यहाँ पे फेयरनेस अचीव करना जा रहा है। लॉ जो है एक तरीके से जस्टिस अचीव करना जा सकता है। जैसे कि कोई बहुत बड़ा हीनस क्राइम हो गया जैसे मर्डर, उसके केस में हम ये नहीं देखते कि या एफिशिएंसी है कि नहीं, ये नहीं देखते कि फेयरनेस है कि नहीं, कि इन दोनों पार्टी में फेयरनेस है कि नहीं। हम देखते हैं कि जस्टिस इम्पार्ट हुई है या नहीं। तो यहाँ पे रोल हो जाता है जस्टिस का। फिर ये तो हमने जैसे मर्डर के केस में हमने बोल दिया कि जस्टिस। एक अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जस्टिस की बात करें तो यहाँ पे हम बोलते हैं एक जस्टिस होती है डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस, अब ये डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस का मतलब होता है कि जो आपका वेल्थ है ना वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ओवर योर पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर 100 रुपये का गेन हुआ है और 10 लोग हैं तो ऐसा ना हो कि एक को तो पूरा 100 मिल जाए बाकी 9 को 0 रुपये मिले। डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल 10 लोगों में ये 10 रुपये इक्वली बढ़ के 100 रुपये बढ़ जाए। समझे? तो इस तरीके से जस्टिस हमारा लॉ का गोल हो सकता है। उसमें से एक डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस पर्टिकुलर गोल हो सकता है। फिर लॉ का गोल हो सकता है हमारा सोशल वेलफेयर करना। अब सोशल वेलफेयर का गोल कैसा हुआ? सोशल वेलफेयर के गोल का मतलब ये है कि हम प्राइवेट बेनिफिट्स प्लस एक्सटर्नैलिटीज़ जो भी जनरेट हो गई हैं, हम उन सबको इंटरनलाइज करने की कोशिश करते हैं। हम एक्सटर्नैलिटी को इंटरनलाइज करते हैं और देखते हैं कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉ बेनिफिशियल है कि नहीं। तो जो लॉ बनाए जाते हैं उनके अंदर ऐसा हो सकता है कि ये सारे कंपीटिंग गोल्स मिल जाएं। पर हम तो लॉ एंड इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं
तो ये ऑथर बोलते हैं हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस इकोनॉमिक एफिशिएंसी वाले पॉइंट पे रहेगा कि अभी हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो लॉ का ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, एंड बाद में ये ऑथर्स आपको बताने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके से ये जो गोल ऑफ एफिशिएंसी है ना, ये कोई अलग नहीं, ये कोई डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस के अपोज में नहीं है, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक ही तराजू में तोले जा सकते हैं ये दोनों गोल। ऐसा नहीं है कि आप अगर एफिशिएंसी को ध्यान में रख रहे हो तो आप डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस को ध्यान में नहीं रख रहे हो, ऐसा नहीं है। ये ऑथर्स आगे आपको शो करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे जब छोटे बच्चे होते थे, हम बोलते थे इकोनॉमिक्स दो तरीके की है, एक तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब इस लॉ एंड इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को समझने के लिए भी, इस लॉ एंड इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को समझने के लिए भी जो हम इकोनॉमिक एनालिसिस लगाएंगे अपना, हम वो पॉजिटिव एनालिसिस भी लगाएंगे, हम नॉर्मेटिव एनालिसिस भी लगाएंगे। नाउ लेट्स लुक एट कि पॉजिटिव एनालिसिस क्या होता है। पॉजिटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज़ के क्वेश्चन को जो आंसर करता है वो पॉजिटिव एनालिसिस होता है। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो एफिशिएंसी है ना, वो सोशल गोल है जो एक्चुअली रिफ्लेक्ट किया जा रहा है लॉ के अंदर। मतलब ये जो लॉ बना है ना, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसके अंदर समाई हुई है एफिशिएंसी, और हम उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा नॉर्मेटिव एनालिसिस क्या बोलता है, वो बोलता है व्हाट शुड बी। हम पढ़ते थे ना कि व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ लॉ, जो हम लॉ है उसको कैसे इम्प्रूव करें, कैसे इस लॉ को इम्प्रूव करें ताकि जो हमारा गोल ऑफ एफिशिएंसी है ना, हम अचीव कर सकें, गोल ऑफ एफिशिएंसी को हम अचीव कर सकें। तो व्हाट इज़ जो पॉजिटिव एनालिसिस है ऑफ लॉ, वो बोलता है कि लॉ ऑलरेडी रिफ्लेक्ट करता है एफिशिएंसीज को, हम उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और नॉर्मेटिव एनालिसिस बोलता है कि हम देखते हैं कि ये एक लॉ आया, अब हम देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकें ताकि जो एफिशिएंसी का गोल है वो अचीव हो सके। तो मतलब कि ये ऑथर बताना चाह रहे हैं कई केसेस ऐसे होंगे जिसमें ऑलरेडी लॉ एफिशिएंट आउटकम देगा, तो उसमें हम एनालिसिस लगाएंगे पॉजिटिव वाला, और कहीं पर जहाँ लॉ डेविएट करेगा फ्रॉम एफिशिएंट आउटकम, हम नॉर्मेटिव एनालिसिस लगा के उसको एक तरीके से बता देंगे कि उसको एफिशिएंट और कैसे बनाया जाए ना। तो हम इन दोनों का एनालिसिस को साथ लेकर चलेंगे, और दोनों का ही आपको कुछ ना कुछ एनालिसिस मिलेगा पूरी बुक के अंदर में। अब हम इतनी टाइम से हम लॉ का गोल बोल रहे हैं कि लॉ का गोल होना चाहिए इकोनॉमिक एफिशिएंसी, पर हमने ये बताया ही नहीं कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसके अंदर में, और आपको इसके अंदर में जिस तरीके से मैंने बताया ना कि एफिशिएंसी को हम लेकर चल रहे हैं, तो आपको बहुत जगह पे बहुत सारे डिफरेंट ऑथर्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेंगे। कई बोलेंगे कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी शुड नॉट बी द गोल ऑफ द लॉ, वो रादर बोलेंगे कि जस्टिस होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, सोशल वेलफेयर होना चाहिए। तो ये जो है ये दिस इज़ ओपन फॉर डिबेट, बट अभी हम चल रहे हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी को लेकर। एंड अब हम देखना चाहेंगे कि ये एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या होती है, ये एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या होती है। तो एफिशिएंसी की हम दो डेफिनेशन निकालेंगे, एक तो परेटो एफिशिएंसी की डेफिनेशन देखेंगे, और परेटो एफिशिएंसी की ना कुछ परेटो एफिशिएंसी की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, पेरेटो एफिशिएंसी के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे कैल्डर हिक्स एफिशिएंसी से, जिसको हम पोटेंशियल परेटो एफिशिएंसी भी कहते हैं। इस वाली एफिशिएंसी थ्योरी को हम पोटेंशियल परेटो एफिशिएंसी भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम एफिशिएंसी की डेफिनेशन को पहले देखते हैं कि परेटो एफिशिएंसी क्या होती है। हम थ्योरीज देख रहे हैं, देखो थ्योरीज देख रहे हैं, हम काल्डर हिक्स की थ्योरी देखेंगे, और फिर देखते हैं कि कौन सी एफिशिएंसी की थ्योरी बेटर अडेप्टेबल होगी फॉर द लॉ। ना परेटो एफिशिएंसी का क्या होता है, या आपने पढ़ चुके हो अपने माइक्रो इकॉन के कोर्स में। हमको पता है परेटो सुपीरियर, परेटो एफिशिएंट, परेटो ऑप्टिमल आउटकम क्या होता है। ना परेटो एफिशिएंट आउटकम आपका क्या कौन सा होता है कि कोई ऐसा आउटकम
जहाँ पे देयर एग्जिस्ट नो अदर एलोकेशन दैट इज परेटो सुपीरियर टू इट। अब ये सुपीरियर आउटकम क्या होता है? मान लो आपने एक आउटकम लिया ए और अनदर एलोकेशन ले लिया आपने बी, ठीक है, और हम बोलते हैं कि ये जो दोनों इंडिविजुअल है ना, मान लो इंडिविजुअल एक्स और वाई, ये दोनों बेटर ऑफ होंगे इन एलोकेशन ए दैन एट बी, मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये प्रेफर कर रहे हैं या बेटर ऑफ होंगे ए में दैन जो एलोकेशन बी की है, तो हम बोलेंगे कि ए जो है ना वो परेटो सुपीरियर है टू बी। मतलब कि अगर लेना आपको परेटो सुपीरियर आउटकम लो तो लेना है, अगर ए और बी में से एलोकेशन लेनी है तो ए की एलोकेशन लेना बिकॉज ए सुपीरियर है। अब ऐसे बहुत सारी एलोकेशंस आ जाएंगी, तब हम बोलते हैं कि ऐसी कोई भी एलोकेशन नहीं है जो ए से सुपीरियर है। जैसे ए और बी में तो हमने चॉइस बना के निकाल दी, ए एलोकेशन सुपीरियर थी। अब ऐसे मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन सब में से कोई ऐसी एलोकेशन नहीं है जो ए से सुपीरियर होगी, जो ए से बेहतर होगी, तो वो ए हमारी परेटो एफिशिएंट या परेटो ऑप्टिमल बन जाती है। ये बस छोटा सा आपका रिवीजन था, ये आप पढ़ के आ चुके हो। एंड अब वीकनेस क्या है परेटो एफिशिएंसी की? परेटो एफिशिएंसी की सबसे बड़ी वीकनेस है या डिसएडवांटेज है कि नॉन कंपेरेबिलिटी की एक प्रॉब्लम अराइज होती है। अब ये नॉन कंपेरेबिलिटी की प्रॉब्लम क्या अराइज होती है आपको इस डायग्राम से समझना होगा, ठीक है। तो अब मान लो हमने एक टाइम पे तो बोल दिया कि जो ए है ना, जो ए है वो डी से बेहतर है, मतलब अभी डी पे नहीं। अब ए को देखो, ए के अंदर में ये इनकी एलोकेशन निकली, पर जब मैं ए से डी में मूव करती हूँ ना एलोकेशन में, जब मैं एलोकेशन ए से डी में मूव करती हूँ ना, तो आप देखो ये जो बंदा 1 है इसकी जो एलोकेशन है वो कम हो गई, 2 की तो बढ़ रही है पर ये वर्स ऑफ हो गया। पर्सन 2 को तो गेन हो रहा है, पर जो पर्सन मेरा 1 है ना वो वर्स हो गया, वर्स ऑफ हो गया। यहाँ से देखो जब मैं ए टू डी में, तो ये नॉन कंपेरेबिलिटी की यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं ए को अब डी से नहीं कंपेयर नहीं कर सकती, बिकॉज अगर आप डी की एलोकेशन देखो तो गेन तो हो रहा है और बहुत सब्सटेंशियल गेन हो रहा है, बट पर्सन 1 वर्स ऑफ भी हो रहा है। तो मैं कैसे बताऊँ कि ए बेटर है या डी? अगर हम सोशल वेलफेयर दोनों का ऐड करें, में भी ये पॉजिटिव निकल कर आए, पर मैं कैसे बताऊँ कि ए बेटर है या डी बेटर है? तो यही इसके अंदर एक नॉन कंपेरेबिलिटी की प्रॉब्लम थी। नाउ तो इसका है ना एक तोड़ निकाला काल्डोर-हिक्स एफिशिएंसी ने। सो एक एफिशिएंसी परेटो ऑप्टिमैलिटी की एक और वीकनेस जो है, ये थ्योरेटिकल जो आप समझ सकते हो विदाउट डायग्राम, वो बोलता है कि परेटो जो ऑप्टिमैलिटी है ना वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को परमिट कर सकती है, ठीक है। एक को बहुत ज़्यादा गेन हो गया, एक को बहुत थोड़ा सा गेन हुआ, ऐसा हो सकता है परेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन के अंदर में। मतलब कि जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस है ना वो वाला तो एम मैं अचीव नहीं कर सकी, तो ये मेरा तो वर्केबल क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेरा इनकम हो रहा है। ऐसा कोई भी लॉ अचीव करना नहीं चाहेगी इन रियलिटी। मैं थ्योरी को ब्रिज करना चाह रही हूँ व्हाट इज़ एक्चुअली जो प्रेवलेंट होता है उससे। नाउ बी पार्ट क्या होता है, अब हम देखते हैं कि ये काल्डोर-हिक्स एफिशिएंसी, जिसको हम पोटेंशियल परेटो एफिशिएंसी भी क्यों कहते हैं। अब ये वाला एग्जांपल समझ में आया ना? यहाँ पे क्या हो रहा था, पर्सन डी के अंदर में देखो पर्सन 2 गेन कर रहा था एंड पर्सन 1 लूज़ कर रहा था। काल्डोर-हिक्स बोलते हैं कि ये ना नेसेसरीली बैड एलोकेशन नहीं होगी अगर पर्सन 2 इतना कंपनसेट कर दे पर्सन 1 को कि इसकी लॉस की भरपाई हो जाए। अभी समझते हैं क्या। तो ये क्या बोलते हैं, काल्डोर-हिक्स बोलते हैं कि जो एफिशिएंसी थ्योरी है वो ये बोलती है कि अगर पर्सन 2 इतना कंपनसेट कर दे पर्सन 1 को और स्टिल एक गेन बच जाए तो ये सोशल वेलफेयर होगा। मतलब कि मान लो जब हम डी एलोकेशन पे गए तो पर्सन 2 ने गेन करा $500 एंड पर्सन 1 ने लूज़ कर दिया $400, ठीक है। तो अब काल्डोर-हिक्स बोलते हैं कि अगर पर्सन 1 को $400 दे दे, मतलब कि पर्सन
टू जो है मेरा $100 से बचा क्योंकि ये $400 देगा इसको, मतलब -400, और ये गेन कर लेगा 400, ये माइनस पे था तो ये तो ज़ीरो है, ये ज़ीरो पे आ गया। पहले इसको लॉस क्या था अर्लियर, अगर मैं सिचुएशन निकालूं अर्लियर ये $500 में था और ये -400 पे था। तो अब देखो सोशल वेलफेयर आप करोगे अभी भी 100 है एंड इस वाले पर भी 100 में था, बट ये बेटर है बिकॉज ये जो इंसान है ये वर्स ऑफ नहीं हुआ। एंड अर्लियर अगर हम परेटो एफिशिएंसी लेते तो ये -400 पे रहता, नॉन कंपेरेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, तो हम ये नहीं बोल पा रहे थे कि डी बेटर ऑफ है। जब मैं ऐसे, अब आप यहाँ से देख पाओगे कि वाई डी इज़ बेटर दैन ए। हम वापस से समझते हैं इस चीज़ को, काल्डोर-हिग्स। अब देखो परेटो एफिशिएंसी का एक नॉन कंपेरेबिलिटी का एक और पार्ट आपको बुक में दे रखा है, आप उसको रीड कर सकते हैं। पर हमने अभी बात करी थी कि हम कैसे बताएं कि ये जो ए से मूवमेंट जो डी में हो रही है वो बेटर है कि नहीं, राइट। क्योंकि अगर मैं ये पर्सन 1 लेते हैं, यहाँ पे पर्सन 2 है, क्योंकि आप देखो जब मूवमेंट ए से डी में होती है तो पर्सन 1 तो लूज़ करता है, लॉस होता है इसको, पर पर्सन 2 का गेन हो रहा है। तो मैं कैसे बताऊं कि ये एलोकेशन डी बेटर है ए से, राइट। तो काल्डोर-हिग्स क्या बोलते हैं, जैसे कि मेरे पहले एलोकेशन ए थी, राइट। जब मैं ए से डी में मूव करा ना, पर्सन 2 को मेरा गेन होता है लेट सपोज $500 का, एंड पर्सन 1 को मेरा लॉस होता है $400 का। वो बोलते हैं, काल्डोर-हिग्स एफिशिएंसी थ्योरी बोलती है कि पर्सन 2 इतना कंपनसेट कर दे पर्सन 1 को कि नेट गेन तब भी बचे, नेट गेन मेरा तब भी बच रहा है, तो मेरा सोशल वेलफेयर होगा। ये देखो ये मेरा पॉजिटिव में 500 एंड नेगेटिव में 400। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं कंपनसेशन दिलाऊँगी $400 का फ्रॉम 2 से 1 को। मैंने जब कंपनसेशन दिया तो ये इसका $400 कम हुआ, इसने $400 गेन किया, टोटल कितना हुआ इसके पास, टोटल इसके पास बच जाता है 100 और इसके पास होता है 0। अब आप दोनों केस में देखो सोशल वेलफेयर क्या होता है, जितना 1 के पास है और जितना 2 के पास है, दोनों का समेशन। इसमें भी 100 था, इसमें भी 100 था। देखो जब इन दोनों कंडीशन के अंदर में जब मैंने ये ट्रांसफ़र नहीं कराया था, कंपनसेशन नहीं दिलाया था, दोनों के अंदर सोशल वेलफेयर मेरा सेम था। बट आप देख सकते हो कि मेरा ये कंपनसेशन के बाद वाला जो एलोकेशन है डिस्ट्रीब्यूटिवली ये बेनिफिशियल है, बिकॉज यहाँ पे पर्सन 1 को लॉस नहीं झेलना पड़ रहा, यहाँ पर पर्सन 1 को लॉस झेलना पड़ रहा था। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। जो हमारी परेटो एफिशिएंसी की नॉन कंपेरेबिलिटी की प्रॉब्लम थी ना कि ए को डी से कंपेयर नहीं कर सकते, वो भी हट गई। प्लस एक तरीके से आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस भी मिल रही है मेरे को इस एफिशिएंसी थ्योरी के अंदर में। तो अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या बोलते हैं, जो काल्डोर-हिग्स है, हिग्स इज़ बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जो चेंजेस इन पॉलिसी वही एफिशिएंट होंगे अगर गेन लॉसेस से ज़्यादा है। अगर आपका नेट गेन, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा अगर मेरा नेट गेन होता है, नेट गेन का मतलब क्या होता है, गेन माइनस लॉस। अगर मुझे उस पॉलिसी चेंज से नेट गेन होता है तो अडॉप्ट कर लो, कॉस्ट बेनिफिट सिंपल एनालिसिस है, उसको अडॉप्ट कर लो। नहीं होता तो मत करना अडॉप्ट। फिर वो बोलता है कि ये कंसिस्टेंट है विद गोल्स ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि अब आप खुद देखो, जब हम डी से जा रहे थे, जब हम ए से डी में गए तो हमने गेन तो करा है। देखो इस पर्सन 2 ने गेन तो करा है और पर्सन 1 को कुछ लूज़ भी नहीं करना पड़ा। ये तो परेटो एफिशिएंसी होती है ना, व्हेन वन पर्सन इज मेड बेटर ऑफ बट द अदर वन इज नॉट मेड वर्स ऑफ। तो ये तो बेटर एलोकेशन है मेरे लिए, A to D परेटो की डेफिनेशन से ही बेटर एलोकेशन है। तो इस तरीके से मेरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी हो जाता है। तो इस कंसिस्टेंट विद द गोल्स ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फिर ना जो अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ काल्डोर-हिग्स है ना, मार्जिनल एनालिसिस है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि
मार्जिनल एनालिसिस कब होता है? जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल बेनिफिट आता है, हम स्टॉप कर देते हैं, हम और ना खर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, हम कॉस्ट नहीं बियर करेंगे। तो वो एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो कोई आप रिस्की एक्टिविटी करते हो, ठीक है, आपने कोई रिस्की एक्टिविटी करी और आप तब तक एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज करना चाह रहे हो, आर मिनिमाइज्ड जब तक when जो पार्टीज एंगेज हुई हैं इन दी एक्टिविटीज़, तो आप एक्सपेक्टेड कॉस्ट मिनिमाइज करोगे तब तक, मतलब कि आप हेलमेट खरीदोगे, मतलब कि आप जो भी प्रिकॉशनरी बिहेवियर लोगे ना, प्रिकॉशनरी बिहेवियर आप तब तक लोगे जब तक कि आपका जो लास्ट डॉलर स्पेंट ऑन सेफ्टी मेजर है ना, वो इक्वल हो जाए आपका एक्सपेक्टेड सेविंग्स इन एक्सीडेंट कॉस्ट। आप इसका मार्जिनल एनालिसिस इसका टेबल भी बना सकते हो। हम सिंपली करते थे, अगर आपको याद हो, हमने प्रोडक्शन के जब हम 11th-12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो हम प्रोडक्शन तब तक करते थे जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल मेरा मार्जिनल बेनिफिट हो जाता था। मान लो कि आपने बहुत सारे हेलमेट खरीद लिए, हेलमेट की कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट आ रही $400 और बेनिफिट कि आपको छोटी मोटी इंजरी होगी और आपको मेडिकल बिल आएगा $400 का, तब तक आप हेलमेट में करोगे। एक तरीके से अगर हेलमेट की कॉस्ट मान लो ये 500 हो गई और मेडिकल बिल आपका 300 हो गया, मतलब कि प्रिकॉशन लेने का कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है इंजरी से, तो आप प्रिकॉशन नहीं लोगे। एंड इस तरीके से जो अंडरलाइन प्रिंसिपल कार्ल और हिग्स का मार्जिनल एनालिसिस है, और जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स का भी जो बेसिस है वो मार्जिनल एनालिसिस पर भी होता है। तो एक बहुत सिंपल सा जनरल प्रिंसिपल है। अब इसको पढ़ने से पहले आई थिंक विल टेक इट, जो हम लॉ पढ़ेंगे, अभी हम इकोनॉमिक्स की बात करें इतने तक, हम अभी इकोनॉमिक्स की बात करें, अभी हम कोएस थ्योरम की भी बात करेंगे, अभी तक हम इकोनॉमिक्स की बात करें। कुछ नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर में हम लॉ की भी बात करेंगे कि हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ का सोर्स क्या है। पर आज के लिए हम इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को समझ रहे हैं, ब्रशअप कर रहे हैं काइंड ऑफ, जो हमारे पुराने बेसिक्स थे, राइट। अब आते हैं हम कोएस थ्योरम में। तो कोएस थ्योरम सिंपल सी थ्योरम थी कि जहाँ पे आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़ीरो होती है और मार्केट फेलियर हो जाता है, तो बेस्ट आउटकम, एफिशिएंट आउटकम कैसे आएगा? बार्गेनिंग के थ्रू प्राइवेट अग्रीमेंट बनाओ, बार्गेनिंग करो और एफिशिएंट आउटकम आपका आ जाएगा। कोएस यही बोलते थे। तो क्या था, रोनाल्ड कोएस क्या बोलते थे? वो बोलते थे, रोनाल्ड कोएस क्या बोलते थे कि अगर आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़ीरो है तो, और मार्केट फेलियर हो गया, मार्केट फेलियर का मतलब क्या हो गया, आपकी एक्सटर्नैलिटी आ गई, कोई आपकी एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, इस तरीके से हम मार्केट फेलियर्स पढ़ चुके हैं, आपकी कोई मोनोपोली हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़ीरो है तो आप लोग दोनों पार्टी साथ में बैठो, प्राइवेट अग्रीमेंट करो, बार्गेनिंग करो और एफिशिएंट आउटकम बार्गेनिंग से निकल आएगा। तो अब हम कोएस थ्योरम को क्यों लेकर आ रहे हैं लॉ के अंदर में? तो वो बोलते हैं कि जो ये लीगल रूल्स होंगे ना, जो ये हमारा लॉ जो लीगल रूल्स प्रिस्क्राइब करेगा, वो ये एफिशिएंसी को रिस्टोर करने में हेल्प करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मार्केट फेलियर। तो इसलिए हमको कोएस थ्योरम पढ़नी ज़रूरी है। कोएस थ्योरम तो सिंपल सी जो थी मैंने बता दी। फिर लॉ क्यों चाहिए, लीगल रूल्स क्यों चाहिए? ताकि हम एफिशिएंसी एस्टेब्लिश कर सके। हम एक ही गोल से जा रहे हैं इस बुक के अंदर, जो है इकोनॉमिक एफिशिएंसी की लेंथ से चीज़ों को देखना। अगर आउटकम एफिशिएंट है तो हम बोल देंगे चलो ओके, द लॉ इज़ परफेक्ट। अगर आउटकम एफिशिएंट नहीं है तो हम नॉर्मेटिव एनालिसिस के थ्रू रेमेडी भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से होना चाहिए, और हम एनालाइज भी करते हैं। नाउ पहला इम्प्लीकेशन ऑफ योर कोएस थ्योरम क्या होता है कि जो सोशल गोल्स ऑफ एफिशिएंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस है ना, वो इनकम्पैटिबल नहीं है, वो साथ में चल सकते हैं।
बस वो किस पे डिपेंड करेगा, आप किस तरीके से प्रॉपर्टी राइट्स असाइन करते हो। फॉर एग्जांपल अभी अगेन पर्सन 2 पर्सन 1 की बात हो गई। मान लो कि पर्सन 1 को पर्सन 2 को तो गेन हो रहा था एक एक्टिविटी, एक एक्सटर्नैलिटी करके $500 का, ठीक है, एंड पर्सन 1 को लॉस हो रहा था उस एक्सटर्नल एक्टिविटी से ये पल्यूटर था एंड इसको ये अफेक्ट कर रहा है पॉल्यूशन, ठीक है, और इसको लॉस हो रहा था $400 के लिए। तो अब वो बोलते हैं कि इस तरीके से हम असाइन करेंगे लायबिलिटी। मान लो कि लॉ बोलता है पल्यूटर पेस, लॉ बोलता है पल्यूटर को पेमेंट करनी पड़ेगी जितना लॉस भुगता है जो पॉल्यूशन से परेशान है, तो वो $400 जाएगा, इसको $400 मिलेगा, और इस तरीके से हमारे डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस अचीव हो जाएगी और एफिशिएंसी भी हो जाएगी, बिकॉज नाउ हम एक्सटर्नैलिटी को इंटरनलाइज करें। किस तरीके से, ये $100 पे पहुंचेगा एंड ये $0 पे पहुंचेगा, डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस भी हुई एंड एक्सटर्नैलिटी को हमने एफिशिएंटली इंटरनलाइज भी कर दिया। एंड देन सेकंड जो इम्प्लीकेशन कोएस थ्योरम की है इन लॉ एंड इकोनॉमिक्स वो है कि जब आप, हमने एजम्पशन क्या ली थी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी 0 थी, उस कंडीशन में जो मेरी बारगेनिंग करके जो मैं प्राइवेट एग्रीमेंट्स बना रही हूँ वो मेरे को एफिशिएंट आउटकम देगा। बट अगर मान लो कॉस्ट ऑफ बारगेनिंग अगर मेरी हाई हो जाए, तब कोएस थ्योरम बोलती है कि प्राइवेट अग्रीमेंट्स तो अनलाइकली है, प्राइवेट अग्रीमेंट्स नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पे हमको रूल की ज़रूरत होगी। रूल्स जो हमारे लॉ हैं वो फाइनल एलोकेशन डिक्टेट करेंगे, बिकॉज अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत हाई हो गई है, प्राइवेट अग्रीमेंट्स हम नहीं कर पाएंगे, और एफिशिएंसी रिस्टोर करने के लिए हमको लीगल रूल्स चाहिएंगे। यही बात कोएस थ्योरम ने आपको यहाँ पे कही है। नाउ एक छोटा सा टॉपिक आएगा लॉ इन इकोनॉमिक्स का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि लॉ इन इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या है। Thank you guys for staying. If you like the content, please like, share and subscribe. That means a lot to me. Thank you very much.